युवा मांगे रोजगार। जी हां, 23 जुलाई को सरकार बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में युवाओं को इस बार बजट पे रोजगार को लेकर काफी उम्मीदें हैं। वहीं सरकार के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। केवल रोजगार पैदा करना ही नहीं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये भी है कि क्वालिटी ऑफ जॉब कैसे युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसको कैसे हल किया जाए। हमने देखा और जी बिजनेस पर हमने शो भी किया कि आईआईटी से निकले हुए छात्र भी या तो अभी तक बैठे हुए हैं, ज़्यादातर उनमें से 45% का जो डेटा आया है कुछ इंस्टीट्यूशंस का, और जिनको जॉब मिल भी गई है उनको बहुत कम सैलरी पैकेज मिल रहा है। और ये अगर आईआईटी में स्थिति है तो बाकी जगह क्या होगा ये हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बिगर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास होंगे। मेरे साथ खास मेहमान होंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल। मैं लौट रहा हूं इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। अब की बार रोजगार है सवाल। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जैसे जैसे बजट नजदीक आता जा रहा है, हर वर्ग अपनी सहूलियतों के हिसाब से सरकार से उम्मीदें लगाए बैठा है। लेकिन जब बात युवा की आती है तो सबसे पहले दिमाग में रोजगार आता है। सरकार के एजेंडा में युवाओं को रोजगार देना हमेशा प्राथमिकता रही है। लेकिन क्या सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के मोर्चे पर कामयाब रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आज भी देश में जितने रोजगार की जरूरत है उतने रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर रोजगार मुहैया कराने को लेकर क्या करना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पीएलआई स्कीम के जरिए आने वाले कुछ सालों में भारत में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश आ सकता है। इस निवेश से सेमीकंडक्टर, सोलर मॉड्यूल, फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में करीब 2 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। सरकार का पीएलआई का मकसद निवेश के साथ उन्नत तकनीकी को आकर्षित करना है। वही रोजगार पैदा करने को लेकर स्टार्टअप की बात करें तो देश में इस साल जनवरी तक सरकार ने 1,30,000 से अधिक स्टार्टअप्स को हरी झंडी दी हुई है। इनमें से 50% टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेस्ड हैं, जबकि 2014 में स्टार्टअप की संख्या महज 350 थी। लेकिन क्या मौजूदा स्टार्टअप्स को एक नई खुराक की जरूरत है जो रोजगार पैदा करने में मददगार साबित हो सके? भारत में जॉब्स को लेकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2028 तक सर्विस सेक्टर में 22% तक रोजगार की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी रोजगार तो मिलेगा, लेकिन जितनी जरूरत है क्या उतनी? दरअसल ये सवाल इसीलिए क्योंकि सिटी ग्रुप का कहना है कि 7% की ग्रोथ के बावजूद नौकरियों की कमी को पूरा करने में भारत समर्थ नहीं होगा। सिटी ग्रुप ने ये भी कहा कि भारत को अगले 10 साल में सालाना करीब 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत होगी। सिटी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 7% की ग्रोथ रेट को आधार बनाए तो भारत हर साल केवल 80 से 90 लाख नौकरियां ही पैदा कर सकता है। यानी इन नौकरियों को पूरा करने में सरकार को और दम लगाना होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की माने तो पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच 20 से 24 की एज ग्रुप में करीब 44% युवा बेरोजगार थे, जबकि 25 से 29 की एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर 14% थी। देश में इस साल बेरोजगारी दर फरवरी में 8% के करीब थी, जो मार्च में घटकर 7.64% हो गई। लेकिन सरकार की ये कोशिशें नाकाफी हैं। यानी रोजगार के मोर्चे पर मामला अभी भी पटरी पर आता नहीं दिखाई देता। बजट में रोजगार पर निश्चित तौर पर सरकार का फोकस होना चाहिए, क्योंकि देश का युवा रोजगार मांग रहा है ताकि देश की तरक्की की बयार में वो अपना योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और देश के जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं दिलीप चिनॉय सर जो कि पूर्व महासचिव हैं फिक्की के। बहुत बहुत स्वागत है चिनॉय सर आपका हमारे शो पर। राजीव चावला सर हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं IMSME ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है चावला सर आपका भी हमारे शो पर। बग्गा सर आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। काफ़ी फोकस रहना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस बजट में कम से कम जॉब जनरेशन को लेकर, और अभी मॉर्गन स्टैनली भी कह रहा है कि साहब फिस्कल प्रूडेंस के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होगा इस बजट में वो जॉब क्रिएशन होगा। अभी स्थिति क्या है सर? अलग अलग डेटा आ रहे हैं, उनका एनालिसिस मैं आगे करूंगा आपके साथ, लेकिन इस वक्त जॉब क्रिएशन पर फोकस रखना इस बजट में कितना इंपॉर्टेंट होगा?
नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है दीपक जी, क्योंकि कोविड के कारण जो हमने 2-2.5 साल गवाए जॉब क्रिएशन में, उसका इम्पैक्ट सीधा जीडीपी पे आया है। तो अगर आप एब्सोल्यूट जीडीपी देखें तो लगभग 1 साल का जीडीपी हमने गवा दिया वो 2-2.5 सालों में, लॉकडाउन्स के कारण, स्लोडाउन्स के कारण। और अभी असमंजस की स्थिति ये है कि मैं कहूँगा केवल जॉब ही नहीं, बट स्किल्ड जॉब्स, स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड वुमेन पावर क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उनको स्किल्ड जॉब्स देने की ज़रूरत है जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, वो अपना हिस्सेदारी बढ़ा सके। तो ये सबसे अहम मैं कहूँगा कि जो मुद्दा है और चैलेंज भी है, क्योंकि हमने देखा है विश्व भर में ग्रोथ आ रही है, बट जॉबलेस ग्रोथ आ रही है, ऑटोमेशन के चलते, कंप्यूटराइजेशन के चलते, और साथ में डिजिटाइजेशन के चलते नौकरियां जा रही हैं, इवन दो एक्सपेंशन हो रहा है। आप देखिए पीएलआई के तहत 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ दीपक जी, 8 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है उन कंपनियों के द्वारा, 40% वो एक्सपोर्ट्स में जा रहा है। तो बहुत अच्छा काम हुआ है। नौकरियां उसमें कितनी क्रिएट हुई? 8.3 लाख। तो बहुत सराहनीय है, बट इस पीएलआई को हमें 10 गुना 20 गुना करना है, तब जाके जो हर साल में 1 करोड़ नवयुवक लेबर पूल में आ रहे हैं, उनको ऐसे जॉब मिल सके जो उनको ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी दिलाएं और उनको सक्षम बनाएं। ये आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण है। स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए, नौकरियां बनाना भी चाहिए, एमएसएमई का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और स्टार्टअप्स का भी योगदान है, जैसे आप कह रहे थे। एब्सोल्युटली सर। और मैं कल ही एक शो में बिट्स पिलानी के जो ग्रुप वाइस चांसलर हैं राव सर, मैं उनसे बात कर रहा था। और चिनॉय सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप इस पूरे आइडिया से जुड़े भी रहे हैं, स्किल इंडिया के पूरे आइडिया के साथ आपका बड़ा गहरा नाता भी रहा है। इनिशियली आपने लीड भी किया। अभी तक सर हम वो अचीव नहीं कर पाए हैं स्किलिंग के मामले में, और कहा यही जा रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ, जैसा सर ने भी कहा, इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो हाई इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर डिग्री मिल जा रही है लोगों को, बच्चों को भी, इंक्लूडिंग आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, लेकिन वो अनएम्प्लॉयबल हो जा रहे हैं। इतना तेज़ी से डिसरप्शन आ रहा है एआई का, डिजिटाइजेशन का, कि उनके पास वो पर्याप्त स्किल ही नहीं है। तो ऐसे में सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं। इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो स्किल के कारण फुलफिल हो ही नहीं पा रही। तो आप कैसे देख रहे हैं सर, और ये स्किल का जो गैप है इसे हम कैसे फिल करेंगे? नहीं दिव्य जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो पूरा जो इंट्रोडक्शन दिया था और अभी जो इस क्वेश्चन के बिल्डअप करते हुए सारे जो उदाहरण दिए थे, तो अगर आप देखें आज की डेट में, राइट, अगर किसी इंडस्ट्री को कोई किसी भी व्यक्ति की जरूरत है किसी भी स्किल के लिए, एनएसडीसी के द्वारा या सेक्टर स्किल काउंसिल्स के द्वारा जितने टाइम उसको ट्रेन करने के लिए और उसको सर्टिफाई करने के लिए, उतने टाइम में वो स्किल्ड मैन पावर डिलीवर कर सकता है। तो आज की डेट में ये पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। अगर उस जॉब रोल का, जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर उस जॉब रोल का कोई कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क या नहीं बना हुआ है, तो अगर सेक्टर स्किल काउंसिल में 1-1.5 महीने में वो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनाए, तो सेक्टर स्किल काउंसिल और ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा वो स्किल्ड पर्सन उसको मिल सकता है। तो अगर इंडस्ट्री जब कहती है कि भाई हमें स्किल्ड लोग नहीं मिल सकते, अगर वो सेक्टर काउंसिल या एनएसडीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल करके काम करे, तो उनका एक तरीके से स्किल गैप जो है वो फुलफिल हो सकता है। दो चीजें हैं, और वो मेरे ख्याल अगर आप देखें सेमीकंडक्टर एरिया में या फार्मास्यूटिकल एरिया में, वहां पे जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही महंगा है। तो उसको ट्रेन करने के लिए अब बहुत ही अच्छे वर्चुअल रियलिटी वाले सिस्टम्स आ गए हैं, और एनएससीसी के कोई पार्टनर्स हैं, उन्होंने ये डेवलप किया है कि हम उनको वर्चुअल एनवायरनमेंट में ट्रेन कर सकते हैं और उसमें भी ले सकते हैं और कॉस्ट कम कर सकते हैं। क्योंकि कोविड के पहले लोगों को ये जो टेक्नोलॉजी लेड स्किल डेवलपमेंट था या सिमुलेटर लेड स्किल डेवलपमेंट में था, उतना भरोसा नहीं था। लेकिन जब कोविड आया तो उनको सबको रियलाइज हुआ कि ये भी एक तरीके से
बड़ा एक तरीका है स्किल करने के लिए। दूसरा तो वो मैं कह रहा हूँ कि डिमांड साइड को, आई मीन अब सप्लाई साइड को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसका ये है। डिमांड साइड में जैसे अजय जी ने बताया कि PLI स्कीम में काफी आए हैं, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट को मिल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेंटर एक तरीके से प्रोग्राम निकालिए, तो अगर PLI स्कीम देखे हाई जो है हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में, जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, टॉयज, वैसे सेगमेंट्स देखे, तो उसमें प्रमोट करना चाहिए कि, और जहाँ पे ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज में उसका एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एक टाइम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टेट्स को भी जल्दी परमिशन देना चाहिए, स्टेट्स को भी सेंटर के प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए, और वो भी अनेक तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और जॉब्स क्रिएट करें। लेकिन एक खास बात है, और जो आपने सुना होगा कि पिछले 2-3 हफ्ते में एक चर्चा हो रही है कि देश में कंजम्पशन बढ़ाना है, क्योंकि आप ये सुन रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी हाई है। तो एक तरीके के कंजम्पशन प्रमोट करने के लिए अगर आप देखें कि GST रेट्स को थोड़ा मॉडरेट करें या और कई टैक्स बेनिफिट्स दें कि कंज्यूमर को वही चीज थोड़ा सस्ता मिले, और वो कंजम्पशन अगर बढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत होगी और जॉब्स वैसे आएंगे। ऑलराइट, यानी कि कई बहुत सारे दायरे हैं जॉब्स को बढ़ाने के, लेकिन उसमें पर्टिकुलरली फोकस किस तरह का होगा, इस बार उस बजट में देखने वाली बात होगी। मैं चावला सर के पास भी आना चाहूँगा, और चावला सर तो उस सेक्टर से आते हैं जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है जॉब जनरेशन का इंडिया में, MSME सेक्टर। लेकिन यहाँ पर भी एक अजीब सी विचित्र सी कहानी नज़र आती है। राजीव सर, आप थोड़ा सा बताएं कि एक तरफ MSMEs को जो प्रॉपर स्किल लोग हैं उनका प्रॉब्लम है, वो ढंग से मिल नहीं पाते, और दूसरी तरफ हम अलग अलग रिपोर्ट्स देख रहे हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इशू है। तो कैसे इस गैप को पाटा जाए और स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट की MSME सेक्टर के थ्रू कैसे दूर हो सकती है, इस बजट में क्या फोकस होना चाहिए सर? नमस्कार। बहुत आपने अच्छी रूपरेखा दी और मेरी बात आपने कही थी। MSME सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इस देश में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का जो एक ज़रिया है, तो इस सेक्टर की तरफ इस बजट में सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। इस सेक्टर में भी मैं टिपिकली 2-3 चीज़ें कह दूँ। पहला, वो वर्ग जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, आज जो MSMEs एस्टैब्लिश्ड हैं, और इस देश में एक आंकड़े के हिसाब से 7 करोड़ के आसपास MSMEs ऑलरेडी हैं, जिसमें 4 करोड़ से ज़्यादा तो उद्यम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर भी करा चुके हैं। उन MSMEs को आगे बढ़ने के लिए सरकार को इंसेंटिव्स देने होंगे जो कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस के रूप में आ सकते हैं। एक ज़माने में मुझे याद है, आज से करीब 15 वर्ष पहले छोटे बिजनेसेस के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस इनकम टैक्स में हुआ करता था कि जितना वो निवेश करते थे उसका रिबेट उन्हें इनकम टैक्स में मिलता था। अब वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं है। तो एक तरफ लार्ज इंडस्ट्रीज़ के लिए तो PLI स्कीम्स हैं, लेकिन छोटे MSMEs ग्रो करें, इसके लिए ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस स्कीम वर्तमान में इनकम टैक्स में नहीं है, तो ये होनी चाहिए। सेकेंडली, अभी वर्तमान में इनकम टैक्स में एक खास सेक्शन है जिसे हम सेक्शन 80JJAA के रूप में जानते हैं कि अगर 30% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसी वर्ष में किसी बिजनेस में बढ़ती है तो उस पर इनकम टैक्स का एक रिबेट मिलता है। इस सेक्शन 80JJA को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाने की आवश्यकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लार्ज मैं देखता हूँ, बहुत से MSMEs हैं जो लोकल लॉज की वजह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। आज देश में 95% MSMEs ऐसे हैं जो बिना फैक्ट्री लाइसेंस के जिन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें लोकल बॉडीज से क्लियरेंसेस नहीं मिलती, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की, फैक्ट्री प्लान अप्रूवल की, और इंडस्ट्रीज़ हैं लगी हुई हैं, लेकिन क्योंकि नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया में है या किसी बिल्डिंग प्लान में अप्रूवल नहीं है, तो उन एरियाज़ को
उसको बरसों से रेगुलराइज नहीं किया गया। तो ऐसे में उनकी ग्रोथ अपने आप चोक हो जाती है, रुक जाती है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इस तरह का ईज एक एमएसएमई सेक्टर के लिए कंप्लायंसेस में ले आए कि वो इंसेंटिवाइज हों, वो केवल एक वर्कशॉप एक्ट में 9 लोगों के एम्प्लॉयमेंट तक न रुकें, बल्कि वो आगे चल के अपने आप को फैक्ट्री एक्ट्स में भी कवर करें और अपने पूरे पोटेंशियल को लोगों तक लेके आएं। नेक्स्ट पॉइंट है उभरते हुए एमएसएमईज का या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। आज सरकार को एक नारा देना पड़ेगा, बेरोजगार से स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ नए युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप पे लाने के लिए सरकार को अधिक क्रेडिट, अधिक लोन्स, स्पेशली माइक्रो सेगमेंट में, माइक्रो फाइनेंसिस के जरिए महिलाओं को, बच्चों को दूर एरियाज में, हिली एरियाज में और अधिक उनको लाना पड़ेगा ताकि वो स्वरोजगार को भी अपने आप में देखें। और लास्टली जो सरकार के पास अप्रेंटिस, यस सर, मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक जाता हूं सर। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सारे विस्तार से तरीके बताए कि कैसे बजट में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशंस करके, मैनवरिंग करके आप जॉब जनरेशन की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद हम सबसे अहम मुद्दा डिस्कस ये करेंगे कि अलग अलग डेटा हमारे पास है। आरबीआई का डेटा कहता है कि साहब एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो 6% हो गया है FY23 के 3.2 के मुकाबले FY24 में 6%। दूसरी जो रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ प्राइवेट रिपोर्ट्स आई हैं, वो एक अलग पिक्चर पेश करती हैं कि साहब जॉब जनरेशन तो हो नहीं रहा और आगे और ख़राब स्थिति होने वाली है। तो रियलिटी आखिर जॉब्स की है क्या, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जॉब जनरेशन की आवश्यकता है या नहीं है, तब तक हम शायद इस बात समझ नहीं पाएंगे कि उसका फोकस बजट में होगा या नहीं। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बजट में रोजगार बढ़ाओ सरकार, ये कम से कम उन युवाओं का नारा जरूर लगता है जो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति को फेस कर रहे हैं, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। बग्गा सर, जैसे मैंने ब्रेक से पहले जिक्र भी किया कि आरबीआई की रिपोर्ट एक अलग पिक्चर पेश करती है। 4.67 करोड़ जॉब्स ये कहते हैं कि साहब आपने FY24 में जनरेट कर दिए हैं, और एम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ है वो 6% की थी 2023 के मुकाबले, जो उस समय 3.2% की थी। सीएमआई का डेटा बताता है कि साहब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.2% हो गया है जून में, मई के 7% के मुकाबले। ये कह रहे हैं साहब बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी भी रिपोर्ट है सिटी बैंक, जो सिटी ग्रुप की, जिसको सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। स्थिति आपको क्या लगती है बग्गा सर, क्या वाकई में बेरोजगारी एक इशू है इस वक्त देश में या नहीं? बेरोजगारी इशू है, और किसी देश के सामने इतना बड़ा संकट नहीं है जितना हमारा है, क्योंकि आप सोचिए कि 1.2 करोड़ युवा हर साल ग्रेजुएट होके या पढ़ाई खत्म करके वर्कफोर्स में आ रहे हैं। इतनी नौकरियां लगा पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। अब डेटा किसका मानना है? सबके डेटा में कुछ ना कुछ सच्चाई है, कुछ ना कुछ सैम्पलिंग एरर है। स्पेशली ये जो निजी कंपनियां हैं, सीएमआई वगैरह, इनका सैंपल बेस्ड सर्वे रहता है। आरबीआई का डेटा थोड़ा लेट आता है, बट मैं कहूँगा कि काफ़ी दृढ़ डेटा रहता है। और जैसे दिलीप साहब हैं, फिक्की का भी बहुत अच्छा डेटा हम यूज़ करते थे इकोनॉमी में। तो ये दीपक जी क्या होता है, ये रिवीजन होती रहती है डेटा में। अमेरिका का डेटा देखिए, जून के जब नंबर आए हैं तो पिछले 2 महीने के नंबर 1,10,000 से उन्होंने कम कर दिए, बिकॉज आधे से ज्यादा कंपनियां उनके जो क्वेश्चनर है उसको आंसर नहीं करते टाइम पे, बाद में करते हैं, और वो कई तरीके से सरोगेट यूज करके फिर ऐसा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। सो सबसे मूल डेटा जो है फॉर्मल इकोनॉमी का ईपीएफओ का डेटा है कि प्रोविडेंट फंड में कितने नए लोग आए, नेट इजाफा कितना हुआ, वो तो आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट या एग्रीकल्चर में है या एमएसएमई में है, जो कवर नहीं है ईपीएफओ के द्वारा। तो इसलिए सब सैंपलिंग ही रहता है। बट ये भी बहुत एक सच्चाई है कि 10 लाख एडवांस इंजीनियर्स की जरूरत है जो एआई में नौकरियां ले सके। टीसीएस ने कहा है
80,000 उनके पास इंजीनियर्स कम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सक्षम हो, ट्रेंड हो। वो अपने घरेलू लोगों को जरूर ट्रेन कर रहे हैं। इन्फोसिस ने 2.25 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन किया है, बट उनको पूरी इंडस्ट्री को नैस्कॉम के मुताबिक 10 लाख ऐसे इंजीनियर चाहिए जो एआई में जॉब्स कर पाए मशीन लर्निंग डेटा में। तो मैं कहूँगा कि सरकार का डेटा या आरबीआई का डेटा सबसे मजबूत रहता है। वो थोड़े टाइम के बाद ज़रूर आता है। जो प्राइवेट क्षेत्र के डेटा है उसमें काफ़ी एजम्पशंस रहते हैं, सैम्पलिंग एरर रहता है, तो हम उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम ज़्यादा आरबीआई के डेटा के साथ ही चलते हैं दीपक जी। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि ये जो भी सर्वे आते हैं इसमें ज़्यादा ऑथेंटिक कौन है, इसमें जो कलेक्शन का और कैलकुलेशन का जो पूरा सिस्टम होता है वो ज़्यादा रोबस्ट हमें आरबीआई में दिखता है, क्योंकि आरबीआई के पास एक्सेस होती है अलग अलग डेटा की। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो हर सर्वे में होती ही है और उसको सही रूप में लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राजीव सर, ये माफ़ कीजिएगा, अभी चुनाव सर के पास में आना चाहूँगा। चुनाव सर, अभी फोकस किस तरह से हो, अगर आप सजेस्ट करना चाहें वित्त मंत्री मैम को कि ये चीज़ें आप करिए, चाहे वो स्किल गैप के इश्यूज हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू हैं, जॉब जनरेट, क्या एग्जैक्टली करना होगा सजेशन के रूप में? आप क्या सरकार को सजेस्ट करेंगे सर? तो दीपक जी, जैसे राजीव जी ने बताया, वो एमएसएमई को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उनके एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस हो, चाहे वो ATJJA को एक तरीके से ट्वीक करे कि छोटे भी उद्योग उसका फायदा उठाएं और इंसेंटिव उसमें ज्यादा बढ़ाएं और उसका जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल करें। और सबसे ज्यादा जो बात है, अगर कंजम्पशन बढ़ेगी देश में तो बिजनेस कंजम्पशन पूरा करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लगाएगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी। अजय जी ने शुरुआत में कहा थी कि हमने कोविड के द्वारा एक तरीके से 1 साल का जीडीपी खो दिया है, और अगर आप देखें तो हम अभी लगभग 2019 के लेवल पे आ रहे हैं, तो अभी से एक ग्रोथ होगा। तो एक तो कंजम्पशन बढ़ाएं, दूसरे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को चाहे वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस दे, चाहे वो PLI स्कीम दे, चाहे उनको ATJJA में एक तरीके से बढ़ावा दे और वो एक तरीके से फैसिलिटेट करे। दूसरा जो है, उनको सप्लाई साइड पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने काफी प्रोग्राम्स दिए थे, जो अगर आप देखें, जो विश्वकर्मा स्कीम जो पिछले बजट में जो अनाउंस किया था, जो लोकल लेवल पे था, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और उससे काफी फायदे हुए हैं। तो अभी जो उनको करना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है उसको ईज ऑफ स्किलिंग जो है, क्योंकि कई जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट में वो IT बेस्ड हो गए, बड़े कॉम्प्लिकेटेड, और उनको फुलफिल करने के लिए आपको सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ता है और कुछ चीजें जमा करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर वो आप दूसरे क्षेत्र में एम्प्लॉयड हो तो आप सैलरी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। तीसरा जो है, बिल्कुल जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे हम कैसे, जैसे पहले उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के ऊपर कहा था, उसको कैसे बढ़ावा करें और एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को जाए कि आप जॉब सीकर नहीं हो, आप जॉब क्रिएटर हो। एब्सोल्युटली, यानी कि जो अभी चावला सर भी जो कह रहे थे कि बेरोजगार से स्वरोजगार वाली बात जो है उस पर भी फोकस हो, लेकिन काफ़ी फोकस इस पर आया। चावला सर, एक क्रिटिसिज्म जो इस पूरी प्रोसेस का आता है वो ये आता है कि साहब आपने स्किल इंडिया का ये पूरा सेटअप तो बहुत महत्वाकांक्षी ये था, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने नहीं आए, और ख़ास तौर से जो इसके एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ITIs हैं, मैं देखता हूँ कि ITIs छोटे छोटे इलाकों, कस्बों, गांव के आसपास खुल गए, लेकिन खाली पड़े हुए हैं सर। इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं। एडमिशन्स अगर हो पा रहे हैं तो आई डोंट नो उनका कितना रेट है। ये मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है, जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, मैंने ITIs की हालत बड़ी खस्ता हाल देखी, और SME इंडस्ट्री की तो पूरी बैकबोन आप समझिए कि ITIs से निकले हुए लोग हैं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रह गई सर? देखिए, ITIs बरसों से बनाए गए, टूल रूम्स बनाए गए, करीब 30 वर्ष 40 वर्ष पुराने ITIs भी हैं, जो कि वक्त के साथ
उनकी टेक्नोलॉजीज इंप्रूव नहीं हुई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं किया गया, जिन मशीनों पे वो लोग काम सीख रहे हैं वो मशीनें आज फैक्ट्रीज ने लगानी बंद कर दी, तो उन बच्चों के जो पास आउट के टाइम जो स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत गैप आया। इसको दूर करने के लिए सरकार ने ITIs को प्राइवेटाइजेशन या लार्ज कॉर्पोरेट्स के हवाले भी किया और एक बदलाव का दौर चला आ रहा है। सरकार ने एक अप्रेंटिसेस को प्रमोट करने के लिए भी स्कीम बनाई, जिसको अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा स्ट्राइव प्रोजेक्ट के नाम से प्रमोट किया गया है कि हर इंडस्ट्री के लिए आज फोकस है कि वो अप्रेंटिसेस को एंगेज करे और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दे और वो चले। तो ये स्किल की तरफ तो चल रहा है, लेकिन जो गैप एक बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि 2-3 बहुत बड़ी मार्केट्स को हमने कभी असेस ही नहीं किया। आज एक बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है देश में होम सर्विसेज की। जब मैं होम सर्विसेज की बात करता हूं तो आज किसी घर में अगर बिजली का काम करना हो, प्लम्बिंग का करना हो, किचन में रिपेयर का काम हो, वुड वर्क का हो, मेसनरी का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन भी एंड हाउस सर्विसेज भी। इस सर्विसेज की तरफ इस एजेंसीज ने कभी स्किल डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ स्किल डेवलपमेंट करते ही बच्चा या जो भी सीख के आता है वो डायरेक्टली सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकता है। हमने केवल इनको अलाइन करके रखा लार्ज। आपने बहुत इंपॉर्टेंट संकेत दे दिया सर। आई विश कि मैं आपसे इस बारे में और ज्यादा बात कर पाता। अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट संकेत आपने दिया कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ डिमांड है। शायद वो डिमांड ओरिएंटेड अप्रोच हमारी होगी जरूर, लेकिन वो किसी न किसी कारण से मूर्त रूप अपना नहीं पा रही है। शायद इस बार हम ये उम्मीद करें कि इस बार बजट पे ज्यादा फोकस्ड अप्रोच हो जॉब जनरेशन को लेकर, और जितने भी एरियाज हमारे तीनों पैनलिस्ट ने बताए हैं उन एरियाज पर फोकस्ड होकर अगर हम अप्रोच लगाएं तो शायद बेरोजगारी का इशू ठीक हो सके। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। एज ऑलवेज अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। दिलीप चनोय सर, थैंक यू सो मच सर। राजीव चावला सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।